हेलो बच्चों, नाइस टू मीट यू अगेन। क्लास 10th ICSC। देखो बच्चों, हम लोग इसमें स्टडी कर रहे थे सेल साइकिल। तो आज हम सेल साइकिल को डिफाइन भी करेंगे, इसे समझने की कोशिश भी करेंगे। आपके डेस्कटॉप पे मैंने क्या किया कि एक डायग्राम शो करके रखा है, ठीक है। बहुत सिंपल सा डायग्राम है, आप समझना भी है प्रीवियस लेक्चर्स में। तो एक बार और हम क्यों ना इसको एक्सप्लेन कर दें आपके लिए, और हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो बेटा, सेल साइकिल स्टेप है जब सेल न्यू ओल्ड, जब मतलब समझ जाओ, व्हेन न्यू सेल फॉर्म, मतलब सेल साइकिल वो स्टेप है जिससे न्यू सेल फॉर्म होते हैं, ठीक है। कहां से? ओल्ड सेल से। या यू कैन से दैट व्हेन मैच्योर सेल कैपेबल फॉर सेल डिवीजन it follow the following step. Due to the help of this following step, it form the new cells. ओके, तो सेल साइकिल को अगर डिफाइन भी करना हो तो हम यही बोलेंगे, सेल साइकिल मतलब डिवाइडिंग, ग्रो, रीडिवाइड, ग्रो, रीडिवाइड। जैसे देखो, डिवाइड, ग्रो एंड रीडिवाइड, यही काम है सेल का। तो इसको हम डिफाइन करना हो तो वी कैन डिफाइन लाइक दैट, अ सीक्वेंस of event that occur in a cell in preparation for cell. The sequence of event that occur in a cell in a preparation for cell is known as cell cycle. What we say? Cell cycle. Every cell is capable. हर एक सेल क्या होता है बेटा? वह सेल, हर एक सेल उसको बोल सकते हैं जैसे कि हमारे बॉडी में वेरियस, मतलब मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, ठीक है। बहुत सारे सेल्स हैं, जो सिमेटिक सेल्स भी हैं, जर्म सेल्स भी हैं, एंडर सेल्स भी हैं, ठीक है। तो आउट ऑफ मैक्सिमम सेल्स, these cells are capable to divide. ये सेल्स क्या है? कैपेबल है सेल डिवाइड करने के लिए। दैट्स व्हाई ये सेल डिवीजन को परफॉर्म भी करते हैं, ठीक है। तो पास थ्रू द सेल साइकिल, इसी सेल साइकिल से ये पास, देखो पहला स्टेप G1 है, फिर S फेज है, G2 फेज है और M फेज है। ये चार फेज जब सेल कंप्लीट करता है तो वो नया सेल फॉर्म कर पाता है। और इसको डिस्कवर, ये सेल साइकिल किस साइंटिस्ट ने और कब डिस्कवर किया? तो आप बोल सकते हो बेटा, हार्वर्ड ने, एंड इनके साथ में एक साइंटिस्ट और है विच नेम इज पेल्सी, ठीक है। हार्वर्ड एंड पेल्सी डिस्कवर्ड द सेल साइकिल ड्यूरिंग 1953. During 1953, divide cell cycle into 4 phases. First phase name is G1 phase and S phase and G2 phase. After that M phase. There are 4 phases. When any cell divide into new cell या cell division, they complete 4 step: G1, S phase, G2 phase and M phase. Okay, so one by one करके हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। और देखो बेटा, सेल डिवीजन में जो आपको मेनली ये भी पढ़ाया जाता होगा, सेल डिवीजन इन 2 फेज। ये कौन सा फेज कहलाएगा? इस फेज को हम बोल सकते हैं बेटा इंटरफेज। व्हाट वी से दैट दिस इज अ इंटरफेज एंड दिस इज अ एम फेज। इंटरफेज एंड एम फेज, दिस इज नोन एज इंटरफेज। And M phase, मतलब there are 2 type phase, interphase and M phase. Interphase have 3 type: G1 phase, S phase and G2. G1 जो होते हैं बेटा लार्जेस्ट होते हैं, मतलब सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग होता है। इसमें होता क्या है? तो G1 is called first gap and growth phase. G1 is called first and growth phase. The cell grow in size besides synthesis RNA and protein. और ये क्या करता है? सिंथेसाइज करता है RNA and protein का, and volume of the cytoplasm will be increased. जो सेल्स होगी, उस सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होगा उसमें प्रोटीन और किसका किसका फॉर्मेशन हो जाएगा बेटा? तो प्रोटीन का, ठीक है, RNA का
सिंथेसाइज ज्यादा होगा जिससे सेल की साइज बढ़ जाएगी। ओके, बट नो चेंज इन दिस क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर्स, मतलब क्रोमोसोम्स में कोई चेंजेस नहीं होंगे और डीएनए रिप्लिकेट भी नहीं करेगा। ठीक है, सो G1 फेज मोस्ट वेरिएबल एंड रिकॉर्डेबल द ड्यूरेशन, इसमें मैक्सिमम सेल इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, यहाँ तक कि नर्व सेल भी इन्वॉल्व होती है। ठीक है, हमारा हार्ट किस सेल का बना है, कार्डिक मसल्स, कार्डिक सेल भी इन्वॉल्व होते हैं एंड सोमैटिक सेल भी इन्वॉल्व होते हैं, अंदर सेल्स भी आते हैं। बट G1 फेज के बाद कुछ सेल्स किस फेज में चले जाते हैं, G0 फेज में चले जाते हैं। कुछ परमानेंट के लिए चले जाते हैं और कुछ टेम्परेरी के लिए चले जाते हैं। जो सेल टेम्परेरी के लिए जाते हैं उन सेल को बोलते हैं, बेटा कौन सा ऐसा एग्जांपल है हमारे बॉडी में, कौन सा ऐसा सेल है जो टेम्परेरी मतलब कुछ समय के लिए अपना जीवन फेज कंप्लीट करने के बाद स्टॉप कर जाता है, तो दिस सेल नेम इज अ लीवर सेल। एंड परमानेंट फेज में जाने वाले सेल का नाम है हार्ट मसल सेल एंड नर्व सेल्स, राइट। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एस फेज। हम एस फेज के बारे में बात कर लेते हैं। एस फेज को हम बोलते हैं सिंथेसिस फेज या रिप्लिकेटिंग फेज बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें डीएनए का क्या होता है, रिप्लिकेशन होता है। ड्यूरिंग दिस फेज रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए एंड सिंथेसिस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन अकर। इस फेज में डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का रिप्लिकेशन होता है। आप पूछोगे कि सर हिस्टोन प्रोटीन क्या है, what is the histone protein? तो it is a type of protein which is found in chromosome। कहाँ मिलता है, which is found in chromosome and ये इसका क्या काम होता है, तो it bind the DNA molecule in chromosome। मतलब समझ जाओ हिस्टोन प्रोटीन जो है वो 40% हिस्टोन प्रोटीन होगा और डीएनए मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो 60%, मतलब तब जाके ये कंप्लीट हो जाएगा। हिस्टोन प्रोटीन के वजह से डीएनए मॉलिक्यूल्स बाइंड होते हैं एंड जो क्रोमोसोम का शेप होता है वो हिस्टोन प्रोटीन ही प्रोवाइड करता है। तो एस फेज में ज्यादा कुछ नहीं होता। एस फेज में बस आपको जानो कि इसमें रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए एंड सिंथेसिस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, दैट्स इट। ओके, और क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन होता है। क्या होता है, डुप्लीकेशन होता है, दैट्स इट। आफ्टर दैट हम थर्ड फेज की बात करते हैं जो इंटरफेज का पार्ट है, G2 फेज। G2 फेज इज आल्सो नोन एज शॉर्ट ग्रोथ फेज। इसको क्या बोलते हैं, इट इज आल्सो नोन एज शॉर्ट ग्रोथ फेज, राइट। इट इज आल्सो नोन एज शॉर्ट ग्रोथ फेज। ओके, क्यों शॉर्ट ग्रोथ फेज बोलते हैं, क्योंकि इसमें टाइम टेकिंग कम होता है। इट इज अ सेकंड गैप और सेकंड ग्रोथ फेज ऑफ द इंटरफेज। ग्रोथ फेज एंड इंटरफेज, in this phase RNA and protein are necessary for cell division। इस फेज में RNA और प्रोटीन जो है बेटा, ठीक है, RNA राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन हिस्टोन प्रोटीन या वेरियस टाइप प्रोटीन, ठीक है, बहुत सारे प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी इस सेल को। तो दैट्स वाई G2 गैप लेता है और इसमें ये 60 टाइम पीरियड होते हैं। इसमें RNA और प्रोटीन का फिर से फॉर्मेशन होता है और 2 सेंट्रोसोम आर formed by replicating single chromosome, right? After that ये इंटर कर जाता है किस फेज में, M फेज में। It after that cell enter into the M phase। M phase is also, देखो M phase को हम क्या क्या कह सकते हैं, M phase is also known as mitosis या माइटोटिक फेज। क्या बोलते हैं, M phase is also known as mitosis या माइटोटिक फेज। सो एम फेज में हम बात कर रहे हैं। एम फेज देखो बेटा, एम फेज जो है इसमें देखो G2 जैसे ही कंप्लीट होगा, G1 कंप्लीट हुआ तो S फेज में गया, S फेज कंप्लीट हुआ तो G2 में गया और ये G1 S एंड G2 फेज जो है बेटा, G1 S एंड G2 फेज इंटरफेज कहलाएगा। आफ्टर दैट व्हेन देखो RNA एंड प्रोटीन का फॉर्मेशन G1 में सबसे ज्यादा होगा, इसमें सेल की साइज भी बढ़ेगी। उसके बाद डीएनए का रिप्लिकेशन होगा S फेज में। आफ्टर दैट G2 में जाएगा, फिर प्रोटीन एंड RNA का सिंथेसिस होगा। आफ्टर दैट सेल
लास्ट स्टेज में कंप्लीट करने जाता है, वो फेज का नाम है मेटाफेज या एम फेज। मेटाफेज को हम बेटा माइटोटिक फेज भी बोलते हैं या मियोटिक फेज भी बोलते हैं। क्या कह रहे हैं, इस फेज को हम मियोटिक फेज भी बोलते हैं। कौन सी फेज बोलते हैं बेटा, मियोटिक, माइटोटिक एंड मियोसिस फेज। ठीक है, इसमें हमने बताया इट इज नोन एज माइटोसिस फेज। ओके, इट इज डिवाइडेड इनटू फेज ऑफ द सेल। ये डिवाइडिंग फेज है ऑफ द सेल का, ड्यूरिंग विच न्यूक्लियस एज वेल एज साइटोप्लाज्म डिवाइड। इसी के वजह से क्या होता है, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों डिफरेंशिएट हो जाते हैं। ठीक है, मतलब क्या बोल सकते हो, न्यूक्लियो विच इज न्यूक्लियस एज वेल एज साइटोप्लाज्म डिवाइडेड इनटू डॉटर सेल्स, और ये डिवाइड करके 2 डॉटर सेल्स बना लेते हैं। तो इन्हीं के बेस पे 2 पार्ट में कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस को आप क्या बताओगे, कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, काइनेसिस का मतलब हो गया डिवीजन, और साइटो का मतलब हो गया सेल एंड काइनेसिस का मतलब हो गया डिवीजन। कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या समझे आप, न्यूक्लियर डिवीजन। एंड साइटोकाइनेसिस का क्या मतलब समझ रहे हो आप, व्हाट डू मीन बाय साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस मींस सेल डिवीजन। ओके, सेल का डिवीजन हो जाएगा। तो हम कैरियोकाइनेसिस बोल सकते हैं, कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस नोन एज कैरियोकाइनेसिस एंड द डिवीजन ऑफ सेल इज नोन एज साइटोकाइनेसिस। ओके, तो देखो बेटा कैरियोकाइनेसिस में जो है वो 4 स्टेप में मेजरली ये 4 पार्ट में डिवाइड होता है। ये भी 4 पार्ट, इसको कैरियोकाइनेसिस डिवीजन होने के लिए ये मेन 4 पार्ट इसमें इंक्लूड है। पहला पार्ट का नाम है प्रोफेज, क्या बोलते हैं इसको, प्रोफेज। सेकेंड पार्ट नेम है मेटाफेज, थर्ड पार्ट का नेम है एनाफेज एंड फोर्थ पार्ट का नाम है बेटा टीलोफेज। व्हाट आई एम से दैट, टीलोफेज। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। ये जब 4 फेज से कंप्लीट करेगा तब उसके बाद से साइटोकाइनेसिस होंगे, देन सेल डिवाइड कंप्लीट करेगा। अब देखो यहाँ पे मैंने प्रोफेज की सीक्वेंस में चलेगा, ध्यान रखिएगा, पहले प्रोफेज देन मेटाफेज, आफ्टर दैट एनाफेज, लास्ट फेज है टीलोफेज। इसी को हम माइटोसिस बोलते हैं। और जब सेल ये कंप्लीट कर लेता है तो वो सेल 2 डॉटर न्यू सेल बना लेता है बाय द प्रोसेस ऑफ साइटोकाइनेसिस। उसके बाद सेल डिवीजन कंप्लीट हो जाएगा आपका। ओके, तो देखो प्रोफेज में क्या होता होगा बेटा, ऑल 4 फेज ऑलमोस्ट सिमिलर इन बोथ एनिमल एंड प्लांट। ये चारों फेज एनिमल में भी और प्लांट में भी क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ठीक है, तो प्रो का मतलब होता है फर्स्ट। व्हाट आई से टू यू, प्रो मतलब फर्स्ट। प्रो का मतलब क्या जानते हैं, फर्स्ट, पहला, बिगिनिंग। ओके, प्रो मतलब हो गया फर्स्ट। तो इट इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ माइटोसिस। ये माइटोसिस में हो रहा है, देखो पूरा प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज सब माइटोसिस के हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग वाला फेज कौन सा है, तो प्रोफेज है। द क्रोमैटिन नेटवर्क, जो सेल होगा बेटा, सेल के देखो सपोज दैट ये सेल है, सेल के अंदर जो क्रोमैटिन नेटवर्क्स हैं, न्यूक्लियोलस है। ठीक है, ये न्यूक्लियोलस और नेटवर्क्स जो हैं क्रोमैटिन नेटवर्क्स ऑफ द न्यूक्लियस स्टार्ट, ये क्रोमैटिन नेटवर्क्स जो हैं बेटा ये स्टार्ट करने लगेंगे क्या करने के लिए, थिकनिंग एंड डिस्टिनेक्ट क्रोमोसोम्स और क्लियर विजिबल इनसाइड द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर ये बहुत अच्छे से दिखना शुरू हो जाएगा। द क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 आर्म, जो क्रोमोसोम आप जनरली जानते होंगे कि ये क्या होता है, सेंट्रोमियर्स बोलते हैं, और इसमें 2 आर्म्स होते हैं, एक आर्म 2 आर्म्स अपर होते हैं और 2 आर्म्स नीचे होते हैं। ऐसे इस टाइप का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। दिस 2 आर्म्स इज नोन एज सिस्टर क्रोमैटिड। क्या बोलते हैं इसको, सिस्टर क्रोमैटिस बोलते हैं, और इस पार्ट को हम बोलते हैं सेंट्रोमियर। What I'm saying to you, centromere. So the animal cell daughter central move apart, copy and opposite pole to the simple. मतलब इसमें क्या होगा, प्रोफेज में जो सेंट्रोमियर्स का फॉर्मेशन होंगे। ठीक है, ओके, मैं डायग्राम आपको शो करके समझाने की कोशिश करता हूँ। सो देखो बेटा, आपके स्क्रीन पे मैंने डायग्राम अपना शो कर दिया, हाथ से बनाया हुआ। आई होप अच्छा बना होगा, आपको पसंद भी आए, और आई होप आप लोग भी अच्छे से बना लोगे इसे। ओके, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम
फॉर योर एग्जाम्स। बहुत सारे क्वेश्चंस बेटे इससे पूछे भी जाते हैं इन डायग्राम से, सो प्लीज़ इसको अच्छे से आप लोग ध्यान देना। ओके, हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने ये जो फर्स्ट डायग्राम बनाया है, ठीक है, इंटरफेस मैंने लिखा भी है यहाँ पे, इंटरफेस मैंने लिखा है। इस इंटरफेस में क्या हुआ कि इसमें सारे फेज आ गए बेटा। इस सेल में क्या हुआ कि जो सेल ऑर्गेनेल थे वो डबल हो गए, ठीक है, और प्रोटीन का फॉर्मेशन हो गया, डीएनए जो इसमें क्रोमोसोम्स आर रिप्लिकेट कर गए, ठीक है, रिप्लिकेशन हो गया क्रोमोसोम का। आफ्टर दैट जैसे ही ये प्रोफेज में एंटर करेगा तो देयर आर टू कंडीशन, अर्ली प्रोफेज एंड मेटा या मिड प्रोफेज एंड मिड। देखो तीन तरह के फेज होंगे, देयर आर 3 टाइप ऑफ फेज। देखो कौन कौन से, अर्ली प्रोफेज, उसके बाद क्या होगा बेटा मिडिल प्रोफेज एंड लेट प्रोफेज। 3 तरह के प्रोफेज देखने को मिलेंगे। ये नॉर्मल सेल हो गया जिसमें सेल ऑर्गेनेल्स होंगे, सेंट्रोसोम होगा, न्यूक्लियोलस होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा। इसमें क्या होगा, ये देखो पहले तो प्रोटीन और आरएनए का फॉर्मेशन होगा सेल के अंदर, राइट। आफ्टर दैट उस सेल में ये जो क्रोमोसोम दिख रहा होगा, इसमें हमने दिखाया है कि जो क्रोमोसोम है वो रिप्लिकेट कर गई, किस फेज में, एस फेज में। एस फेज में ये क्रोमोसोम बेटा क्या हो जा रहा है, रिप्लिकेट कर जा रहा है, ठीक है। आफ्टर दैट जैसे ही ये प्रोफेज में इंटर करेगा, प्रोफेज में आप देखोगे बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। एनिमल सेल में जो डॉटर सेंट्रियोल्स होते हैं वो मूव पार्टिकल और कॉपी अपोजिट टू द सेल, मतलब ये जो डॉटर न्यूक्लियोलस है ये मूव करेंगे और कॉपी बना लेंगे, जिनको हम इनको क्या बोल सकते हैं, एस्टर। क्या नाम दिया जाता है बेटा, एस्टर नाम दिया जाता है। और बिटवीन टू डॉटर सेंट्रियोल्स एस्टर फॉर्म, ठीक है, एस्टर बनते हैं और उनके बीच में थ्रेड, प्रोटीनियस थ्रेड बनता है। दिस इज नोन एज प्रोटीनियस थ्रेड। और ये प्रोटीनियस थ्रेड बनते जाता है और ये क्या बना लेंगे बाद में, स्पेंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन कर लेंगे जिसको, ठीक है, ये स्पेंडल फाइबर्स बना लेंगे। द क्रोमोसोम गेट अटैच विद द स्पेंडल फाइबर। उसके बाद क्या होगा, ये क्रोमोसोम भी डिफरेंशिएट होते जा रहे हैं और अच्छे से विजिबल होते जा रहे हैं और यहाँ स्पेंडल का फॉर्मेशन होता जा रहा है, ठीक है। और लास्ट में देखोगे कि यहाँ पे स्पेंडल फॉर्मेशन बहुत अच्छे से हो गया, बट अभी क्रोमोसोम जो है इर्द गिर्द हैं, अच्छे से मेटाफेज पे नहीं आए हैं, एक सीरीज में नहीं है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो जाएगा और न्यूक्लियोलस जो होगा न्यूक्लियस के अंदर वो भी डिसअपीयर होगा। पहले अभी प्रीनेटिव मतलब जो मिडिल फेज था उसमें थोड़ा मोड़ा आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिख रहा था, लेकिन जैसे ही मिडिल फेज कंप्लीट करेगा तो वहां पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो जाएगा और न्यूक्लियोलस भी डिसअपीयर हो जाएगा, ये गायब हो जाएंगे और स्पेंडल मतलब प्रोटीनियस स्पेंडल फाइबर का फॉर्मेशन हो जाएगा, जिससे जो क्रोमोसोम्स हैं उसकी जो सेंट्रोमियर्स है, जैसे कि ये डॉटर सेल्स हो गए, ठीक है, ये मान लीजिए सेंट्रोमियर हो गया, ये डॉटर बोल सकते हो और या तो सिस्टर क्रोमैटिड भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये जो सेंट्रोमियर है ये ट्राई कर जा करके किससे चिपकने लगेगा, प्रोटीनियस स्पेंडल फाइबर से। आफ्टर दैट जैसे ही ये अगले मेटाफेज में इंटर करेगा, ठीक है, जैसे ही ये सेल मेटाफेज में इंटर करेगा, इस मेटाफेज में आप देखोगे मेटाफेज बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होता है, इसमें जो क्रोमैटिन्स होते हैं, क्रोमैटिन 4 पेयर हद में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मेटाफेज के जो प्लेट्स हैं उस प्लेट में ये जाकर के अच्छे से बाइंड कर जाएंगे। तो क्रोमोसोम लाइंग अलोंग द इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ द लाइन, राइट। आफ्टर दैट नेक्स्ट फेज में ये अर्लियर एनाफेज में पहुंचेगा और एनाफेज देखो मेटाफेज के बाद क्या कौन सा फेज आएगा, अर्ली मेरा देखिए एनाफेज ही आएगा, बट एनाफेज में 3 स्टेप है। पहले स्टेप का नाम अर्ली एनाफेज रखा गया और लेट एनाफेज रखा गया, ठीक है। तो 2 स्टेज हमने बताया, अर्ली एनाफेज एंड लेट एनाफेज। तो अर्ली एनाफेज में क्या होगा और लेट एनाफेज में क्या होने वाला है, तो हमने बता देखो पहले एक बार और सुन लो। मेटाफेज में मैंने क्या बताया, मेटा का मतलब आफ्टर, ठीक है। ये इन दिस फेज क्रोमोसोम गेट अटैच टू द स्पेंडल, ओके, ये अटैच होगा स्पेंडल से बाय इट्स सेंट्रोमियर्स, किसके द्वारा, तो सेंट्रोमियर्स के द्वारा जाकर के स्पेंडल प्रोटीनियस फाइबर से अटैच हो जाएगा। एंड क्रोमोसोम अरेंज देमसेल्फ, और जो इस क्रोमोसोम है वो खुद जाकर के क्वार्टेरियल मतलब बोलते हैं क्वार्टेरियल प्लेन से जाकर के बाइंड कर जाएगा,
राइट। आफ्टर दैट ये इंटर करेगा एनाफेज। एना का मतलब हो गया बैक। एना का मतलब क्या हो गया? बैक। जैसे यहाँ देखो मिड पॉइंट पे जो यहाँ पे अर्लियर फेज, देखो यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, वो आप देख रहे होगे यहाँ टूट रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे सिंगल थे वहां ब्रेक हो रहा है, और किसकी तरफ भाग रहे हैं? पोल की तरफ भाग रहे हैं। हर एक क्रोमोसोम जो है डॉटर सेल है, जो डॉटर क्रोमोसोम है, वो अपने इंटरकोडल मतलब इक्वेटोरियल पोल की तरफ, प्लेन की तरफ ये निकल लेंगे, ठीक है। तो each सेंट्रियल स्प्लिट इनटू द डॉटर सेल। हर एक सेंट्रियल जो क्रोमोसोम है ये डॉटर सेल्स कहलाएंगे, और ये टूट जाते हैं V शेप में। किस शेप में टूटते हैं? ये V शेप में ऐसे डिवाइड हो जाते हैं, और एक अनदर पोल पे जाएगा और दूसरा लोअर। मतलब अगर हम इसको एंटीरियर पोस्टीरियर ले तो एक एंटीरियर की तरफ जाएगा और एक पोस्टीरियर की तरफ चला जाएगा मूव करके। किसमें? एनाफेज में। तो स्टार्ट टू मूविंग टुवर्ड द अपोजिट पोल्स, दिस मूवमेंट डन बाय द, और ये मूवमेंट किसके द्वारा होता है? तो जो प्रोटीनियस स्पिंडल फाइबर है उसके कंट्रैक्शन की वजह से ये मूवमेंट पॉसिबल हो पाता है, और सेल किस स्टेज में पहुंच जाता है? अर्ली टीलोफेज स्टेज में ये सेल पहुंच जाता है। अर्ली टीलोफेज में बेटा पहुंचने के बाद सेल का क्या होता होगा? तो टीलोफेज में बहुत ज्यादा नहीं, और ये लास्ट फेज है और माइटोटिक डिवीजन का, मतलब बोल सकते हो टीलोफेज इज अ लास्ट फेज ऑफ माइटोटिक डिवीजन। दिस इज अ टीलोफेज, और यहाँ पे भी टीलोफेज में ही आएगा, ठीक है। तो अर्ली टीलोफेज, ये लेट टीलोफेज, देयर आर टू टाइप ऑफ टीलोफेज, ठीक है। तो अर्ली टीलोफेज में क्या होता होगा और लेट टीलोफेज में क्या होता होगा? जब टीलोफेज में बेटा ये स्पिंडल फाइबर्स पहुंच जाएंगे तो माइटोटिक डिवीजन विच टू डॉटर सेल्स आर फॉर्म, तब जाके दो डॉटर सेल्स बनेंगे। ईच सिस्टर क्रोमैटिड रिच एंड पोल मतलब थिंग्स एंड इलोंगेट हो जाएंगे, तो दे फॉर्म लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्रोमैटिन रेक्टिकुलम, या आप बोल सकते हैं क्रोमैटिन नेटवर्क्स। उसके बाद ये फिर से क्रोमैटिन नेटवर्क्स का फॉर्मेशन करना शुरू करेंगे, फिर साइटोकाइनेसिस होगा जिसकी वजह से सेल क्या हो जाएगी? दो डॉटर सेल्स में डिफरेंशिएट हो जाएगी बाय द हेल्प ऑफ साइटोकाइनेसिस। और साइटोकाइनेसिस आप साइटो कहां पे होता है? व्हाट इज द, अगर साइटोकाइनेसिस को डिफाइन करना हो तो आप क्या बोलोगे? तो डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज नोन एज साइटोकाइनेसिस। ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस साइटोप्लाज्म डिवाइडेड बाय द प्रोसेस ऑफ, किस प्रोसेस से साइटोकाइनेसिस पॉसिबल है? तो कौन से प्रोसेस से ये पॉसिबल है? तो क्लीवेज प्रोसेस से ये पॉसिबल है। क्लीवेज प्रोसेस होता है जिसकी वजह से सेल जो होती है वो डिफरेंशिएट हो जाती है और दो न्यू डॉटर सेल्स बन जाते हैं, जिसमें फिर से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर हो जाएगा, ठीक है। ये सारे जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स गायब होते हैं वो अपीयर हो जाएंगे, क्रोमैटिन नेटवर्क्स भी आ जाएंगे और स्पिंडल फाइबर सारे गायब हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा सेल डिवीजन हो गया इन एनिमल सेल। सेल डिवीजन इन एनिमल सेल्स जो ये चारों स्टेप फॉलो कर रहा है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। सो आई होप ये आपको डायग्राम अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। और हम अगला वीडियो लेक्चर्स बात कर लेंगे सेल डिवीजन इन प्लांट। ओके, बाय।